नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बड़ी खबर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर अंबाला से, जहां पर अरुण हत्याकांड को लेकर सवालों में है एक बार पुलिस और उसकी कार्यशैली। वारदात के 1 साल के बाद भी आरोपी पार्षद की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर में बाकायदा नाम होने के बाद भी रूबी सौदा नाम की जो पार्षद है उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। गिरफ्तारी वारंट के बाद पुलिस की पकड़ से दूर है पार्षद। आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया पुलिस ने। अरुण हत्याकांड में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी, लेकिन जो 10वीं आरोपी जिनका नाम बकायदा एफआईआर कॉपी में था उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। इधर सदस्यता बचाने के लिए आरोपी पार्षद भागदौड़ कर रही है। रूबी सौदा आज मंडलायुक्त के सामने पेश हुई थी अपनी सदस्यता बचाने के लिए। अरुण के परिवार वालों ने इस पर सवाल उठाए हैं कि आखिर क्या वजह है। परिवार वालों का यह सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। परिवार वालों ने पुलिस पर ही उल्टा गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस कोर्ट को भी गुमराह कर रही है, यह कहना है परिवार वालों का। 16 फरवरी 2021 की घटना, जब अरुण नाम के शख्स की हत्या कर दी गई और उस वक्त बकायदा जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें रेणु सौदा का भी नाम था, लेकिन 9 लोगों की तो तुरंत गिरफ्तारी हो गई। रेणु सौदा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रूबी सौदा, माफ करिए, रूबी सौदा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और आज सदस्यता बचाने के लिए यह महिला वहां पर पहुंची थी। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब यह महिला वहां पर मंडलायुक्त के सामने पेश होने पहुंची। कारण था कि इनकी सदस्यता रद्द होने की नौबत आ गई, लेकिन उसके अलावा जब गिरफ्तारी की बात आती है तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। रूबी सौदा जो कि मंडलायुक्त के सामने आज पेश हुई थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई। और यही सवाल परिवार वाले उठा रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि जब एक ही मुकदमा, जब एक तरह का केस, उसमें बाकी अन्य लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली, तो आखिर क्या वजह थी? क्या वाकई अब तक जो जांच की गई है उसमें यह महिला दोष मुक्त हो गई है? क्या कोर्ट के समक्ष यह तथ्य रखे गए? 9 लोगों की अगर गिरफ्तारी हुई है तो उसके पीछे क्या कारण था? बकायदा एफआईआर में इस महिला की भूमिका भी दर्ज है कि वहां पर डंडा हाथ में लेकर पहुंची, वहां धमकी भी दिया और यह भी कहा कि मैं पार्षद हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं, मैं देख लूंगी। यह एफआईआर की कॉपी भी हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए आप, यहां पर जो 8वां नंबर है वहां पर रूबी सौदा का बकायदा नाम है और यह वो रोल है, एफआईआर में ही दर्ज किया गया है, पुलिस के द्वारा ही दर्ज किया गया है कि इनकी भूमिका क्या थी। यहां पर रूबी सौदा का नाम भी है लेकिन गिरफ्तारी नहीं। उनके ऊपर जो आरोप है उस आरोप को भी एफआईआर में रखा गया है कि बकायदा वो आई और उसके बाद डंडा लेकर वहां पर धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मैं सबको देख लूंगी। अब यहां पर सवाल है कि हत्या आरोपी को क्यों आखिर गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या ये दोष मुक्त हो चुकी हैं जो पुलिस इनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही? अगर दोष मुक्ति नहीं है तो 302 के मुकदमे में अभी तक इनके खिलाफ क्या चार्जशीट हुई है या फिर फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है, एफआईआर दे दी गई है? हमारे साथ मेरे सहयोगी अमन कपूर जुड़े हैं। अमन, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे होगा, ये पूरा प्रकरण क्या, 1 साल से ज्यादा का वक्त, मुकदमे में कुछ लोगों की गिरफ्तारी, लेकिन रूबी सौदा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? इसका कारण क्या है, कुछ बताया है पुलिस ने? देखिए, मामला तो 16 फरवरी 2021 का है। ये विवाद जो है गाड़ी निकालने से हुआ था। इस विवाद के अंदर एक अरुण नाम के युवक की डेथ हो गई थी। तो इस मामले में चुनाव एफआईआर दर्ज की गई थी और कुछ समय पहले ही चुनाव हुआ था नगर निगम का। तो रूबी सौदा जो है वो पार्षद चुनी गई थी वार्ड नंबर 14 से। तो काफी बढ़ चुका था। इसी को लेकर जो है कहीं नहीं बनाने की कोशिश की, तो ये पूरा विवाद हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। तो 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और 8वां नंबर खुद जो है रूबी सौदा का था, लेकिन तब से 9 लोग गिरफ्तार पुलिस के द्वारा कर लिए गए। जो परिवार है लगातार पुलिस प्रशासन के पास चक्कर काटता रहा और प्रेशर के अंदर तो 9 लोगों अमन, मैं आपको रोकना चाहूंगा। पीड़ित के वकील भी हमारे साथ हैं, वरुण शर्मा भी हमारे साथ हैं। वरुण जी, ये पूरा प्रकरण क्या है? आप पीड़ित के अधिवक्ता हैं, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, ये मामला अभी तक कहां पहुंचा है? एफआईआर में नाम है लेकिन उसके बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? कोई तर्क है पुलिस के पास? वरुण, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए आप। अनम्यूट अनम्यूट है जी जी, अब वरुण बोले, आप बोले। अनम्यूट है जी। तो अतुल जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस मामले को उठाया। जी, जो लोग इस मामले को नहीं जान रहे थे या संशय में थे, आपके इस डिबेट से उन लोगों का संशय दूर होगा। और ऐसे कितने ही अरुण जो न्याय के लिए आज भी दर बदर भटक रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इस मामले में
मुकदमा 2021 फरवरी में मुकदमा दर्ज हुआ था जी और बड़ी गंभीर धाराओं में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। इसे एक सिर्फ और सिर्फ मर्डर नहीं, एक हत्या नहीं, बल्कि एक क्रूर हत्या, जिसके अंदर अरुण को इन 10 लोगों ने पकड़कर घर में घुसकर गला काट के उसकी हत्या की। उसके पिताजी के ऊपर चाकुओं से छाती पर, बाजू पर, सब जगह हमला किया। अपनी तरफ से इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये दोनों अरुण और इसके पिताजी मर जाएं, पर इसके पिताजी की किस्मत अच्छी थी कि ये बच गए। और दीपक के ऊपर इतनी गंभीरता से इन 10 लोगों ने घर में घुसकर हमला किया, इसे जान से मारने की कोशिश की। आज तक इसके अंदर जो 10 लोग थे, 10 लोगों में से सिर्फ 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी जो 10वीं जो इसके अंदर मुलजिम है वो गोवर्धन नगर से एमसी है। एमसी होने के कारण ये मामला राजनीतिक बन गया। अब कुछ राजनीतिक पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये जनता समझदार है, सब देख रहे हैं कि आज के समय में हर तरह से प्रशासन इनकी मदद कर रहा है, हर तरह से। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो आईओ है, आईओ ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, उसने हमेशा कोर्ट को यह कहा कि सर मैं हर तरह से कोशिश कर रहा हूं। इसके घर पे मैंने छापा मारा, इसके रिलेटिव्स के घर पे मैंने छापा मारा, इसकी कॉल डिटेल लेने की कोशिश की, पर मुझे नहीं मिल रही है। मैं अपनी जी जान से कोशिश कर रहा हूं। अचानक एक दिन दीपक, कंप्लेनर आपके पास मौजूद है, इन्होंने आईओ को और रूबी सोदा को, दोनों को इकट्ठे देखा। जब इन्होंने दीपक ने इन दोनों को इकट्ठे देखा तो इसने आईओ को फोन किया, पर उसने फोन नहीं उठाया। अगले दिन जब जाकर आईओ को दीपक मिला कि जी आप क्या कर रहे हो, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, तो उसने फिर वही रटाई बात कि जी अभी मुझे मिल नहीं रही, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर। वरुण, मैं ये जानना चाहूंगा, ये बड़ा हास्यास्पद सा है कि एक महिला सरेआम घूम रही है, वो अपनी सदस्यता बचाने के लिए डिविजनल कमिश्नर के पास जाती है, पीड़ित परिवार उसे देखता है, लेकिन आईओ साहब जो कि खुद उसके साथ है वो मिल नहीं रहे। ये आईओ कौन है, उनका भी नाम जरा मेंशन करिए, और 1 साल से अगर उनको वो नहीं मिल रही तो वो खुद उनके साथ कैसे वहां पर मौजूद है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी आईओ की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शासन प्रशासन सरकार के खिलाफ जाकर, कानून के विरुद्ध जाकर कार्य करे। और ऐसे मामले जो कि इतने हाईलाइटेड हो, डॉक्यूमेंट्री हो, एफआईआर बाय नेम हो, और इतना ब्रूटल मर्डर जिसकी चर्चा हर शहर में, हर घर में, हर जगह, हर नुक्कड़ पे होती हो, इसके अंदर अगर इतनी डेयरिंग अगर आईओ दिखाता है तो इसके पीछे जरूर प्रशासन की, शासन की पूरी शाबाशी है, हाथ पूरा शासन का है कि जिस कारण से वो इतनी। वरुण, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे सहयोगी अमन भी हमारे साथ बने हैं। अमन, आपके साथ जो शख्स मौजूद है, जरा बातचीत आप करिए, आखिर क्या था पूरा मामला, कब उन्होंने देखा, उसके बाद क्या तर्क मिला, आईओ से उनकी अगर बात हुई तो बात हो पाई या नहीं हो पाई, अगर हुई तो उन्होंने क्या तर्क दिया या क्या कुतर्क दिया? जी बिल्कुल, मेरे साथ जो मृतक है उनके बड़े भाई दीपक हैं, इन्होंने पूरा मामला अपनी आंखों से पूरा देखा था। ये खुद जो है खुद गाड़ी में मौजूद थे, ये खुद जो है अपनी माता जी को लेकर आ रहे हैं, तब ये झगड़ा हुआ था। तो उस टाइम से बातचीत करने की कोशिश करूंगा, ये जब झगड़ा हुआ था, किस तरह से झगड़ा हुआ था, और जो इस मामले को लेकर अपनी मीडिया शिकायत थी, तो क्या कुछ तर्क दिए जा रहे थे प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जब लगातार मिले थे दो पार्षद है उसको गिरफ्तार किया। सर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 16 फरवरी 2021 को मैं अपनी माता को कुछ दवाई दिला के लेके आ रहा था, तो अचानक ये रास्ते में वो खाना डाल देते हैं, तो मैं ड्राइवर गिरता है, गाड़ी से हॉर्न मारा तो रास्ता मांगने की कोशिश करी, तो इन्होंने मुझे गाली गलौज किया, तो मैंने हाथ जोड़े कि मेरी बीमार है, उसका ट्रीटमेंट होता है, उनके सामने इस पर बात मैं करूँगा, जो आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपसे आगे बात करूँगा। तो मैंने उनको गाड़ी को अपने दायरे में रहकर बात कर से मार बात देखने दी, तो मेरे डैडी साहब के उधर गाड़ी से मैं पढ़ा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, अपने घर चलो। मेरे डैडी ने मेरे को अपनी मम्मी को वापिस घर भेज दिया। इतना ही मैं देखा पापा भी घर पे वापस आ गए, नहीं वो डंडे तलवार। ठीक है अमन, मैं आपको रोक रहा हूं, आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। मैं फिर से एक बार वरुण शर्मा का रुख करता हूं। वरुण, ये पूरा मामला एक लंबा वक्त बीत गया है, बड़ी गंभीर धाराएं हैं जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। जितनी जानकारी मेरी और जो आप उस पर और प्रकाश डाल सकते हैं कि अगर 302 है तो 90 डेज का पीरियड होता है कि आपको उसमें चार्जशीट दाखिल करनी होती है। यहां पर 90 डेज से ओवर हो चुका।
क्या इस महिला को चार्जशीटेड कर दिया गया है? पुलिस एक तरफ तर्क दे रही है कि हां नाम था, दूसरी तरफ एक नया मामला आ रहा है कि नाम नहीं था। एफआईआर की कॉपी में नाम दिख रहा है, एफआईआर की कॉपी में उस महिला का रोल लिखा हुआ है, बुक किया गया है, खुद पुलिस ने बुक किया है और अब तक गिरफ्तारी नहीं है। क्या एफआईआर हो चुकी है, फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है, चार्जशीट दाखिल की है, क्या किया गया, असल में हुआ क्या है? मैं आपको जरा विस्तार से बताना चाहता हूं। इसमें जो आईओ साहब हैं, उन्होंने कंसर्न कोर्ट से वारंट इशू कराए हैं। वारंट इशू कराने के बाद 2-3 बार वारंट इशू कराए हैं। लास्ट जो वारंट इशू कराए वो 16/3 के लिए पेंडिंग थे जी। 16/3 के लिए पेंडिंग थे और आईओ ने जज साहब को कोर्ट में बताया कि इसकी गिरफ्तारी बकाया है, हम इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप इसके वारंट इशू किए, इसके वारंट इशू कराए गए। अब 16/3 से पहले ही 13 जनवरी को आईओ जो कोर्ट को यह बताता है कि मेरे को अभी मिल नहीं रही है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, मेरे को वारंट इशू करके जाए। कोर्ट ने वारंट इशू कर दिए। अब 13 जनवरी को आईओ अपने साथ रूबी सोदा को लेकर आता है कोर्ट में लेके आता है और एप्लीकेशन दायर करता है लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की, बिना गिरफ्तार किए। मैं ये मेंशन करना चाहूंगा, बिना गिरफ्तार किए वो कोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट की डिमांड है, लाइव डिटेक्टर टेस्ट की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अब इसमें भी एक बड़ा रोचक तथ्य है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके ऊपर जो तारीख है वो 12 तारीख, अगर आप देख पा रहे हो, जो ये तैयार करके लाइव डिटेक्टर टेस्ट की एप्लीकेशन लेके आए, इसके ऊपर तारीख है 12 जनवरी। हुआ ये था कि 12 जनवरी को जब आईओ रूबी सोदा मुलजिम को अपने साथ लेकर कोर्ट में गया और सरकारी वकील को जब एप्लीकेशन उन्होंने दी तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू है, अगर आप लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहते हैं तो पहले आप इसको अरेस्ट कीजिए और उसके बाद कोर्ट में पेश कीजिए, फिर एप्लीकेशन लगाइए। अब यहां से इनकी मंशा पता चलती है कि पहले तो बिना अरेस्ट किए ये कोर्ट में लेके आते हैं और फिर जब सरकारी वकील ने 12 तारीख को मना कर दिया तो इन्होंने ये वहां से वापस आ गए। आईओ अपने ऑफिस चला गया और उसको मुलजिम को अपने घर भेज दिया। उसके बाद 13 तारीख को जब इनको पता चलता है जी, जब 13 तारीख को जब इनको पता चलता है कि आज वो सरकारी वकील साहब छुट्टी पर हैं, जब वो छुट्टी पर हैं और उनकी जगह कोई नया आईओ जिसको इस नया पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील इस कोर्ट में ड्यूटी दे रहा है 1 दिन के लिए और उनको इस मामले की पूरी जानकारी नहीं होगी, तब ये दोबारा 13 तारीख को आते हैं। 13 तारीख को आके उन कोर्ट को गुमराह करते हुए वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उनसे एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवा के जी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए। फॉरवर्ड करवा के कोर्ट से आदेश पारित कराकर लाई डिटेक्टर टेस्ट के उसके बाद ये आईओ अपने ऑफिस चला जाता है। मैं तीन चीजें आपसे फिर से स्पष्ट करवाना चाहूंगा, उसके बाद अजय अग्रवाल साहब वरिष्ठ अधिवक्ता दिल्ली हाईकोर्ट के हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर, उनके पास में जाऊंगा, इस सवाल को लूंगा। पहला सवाल वरुण शर्मा मेरा ये, आपने कहा जैसा खुद कि ना सिर्फ आईओ ने कोर्ट में बिना गिरफ्तारी किए इनको पेश किया, लाइव डिटेक्टर टेस्ट की डिमांड की, ये क्या होता है, ये संभावना कैसे बनी? दूसरा कि क्या कोर्ट की तरफ से कोई स्टे में दिया गया गिरफ्तारी को लेकर? तीसरा कि ये कोर्ट को भी गुमराह करने की ताकत इनमें कहां से है? सर, कोर्ट को गुमराह करने की ताकत इनको शासन प्रशासन या पीछे बैठे लोग जिनके हाथ की कठपुतली इस वक्त आईओ बना हुआ है या जो लोग इस सारे खेल को पीछे से रच रहे हैं, मैं यहां से ये नाम तो नहीं ले पाऊंगा पर ठीक है इसके अंदर क्लियर नजर आता है, साफ नजर आता है कि अगर इस हद तक ये धांधली कर रहे हैं तो इसके पीछे जरूर प्रशासन का या किसी बड़े आदमी का हाथ है, राजनीतिक लोगों का हाथ है। ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए। अमन भी हमारे साथ है और मृतका के भाई भी हमारे साथ हैं। अजय अग्रवाल साहब वरिष्ठ अधिवक्ता है। अजय अग्रवाल जी, क्या आपको इस तरह का केस पहले कभी मिला है, मिसाल के तौर पर कि एक साल पुराना मामला, ब्रूटल मर्डर का मामला, 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर जिसमें से 9 फौरन गिरफ्तार, लेकिन एक महिला जो कि आईओ के साथ तो दिखती है लेकिन आईओ को नहीं मिलती है, वो कोर्ट में कह रहे हैं, और जब कोर्ट में पहुंचते हैं उनको लेकर भी तो कहते हैं कि असल में लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट हम करा लेंगे, इनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। यह किस तरीके से तर्क है? आपको लगता है कि यह तर्क है सही?
मैं आपको बताऊं, लाई डिटेक्टर टेस्ट भी, सीरम लीथम टेस्ट जो भी है, ये भी क्या कहते हैं पुलिस कस्टडी के अंदर ही होता है। बिल्कुल। और इन महिला को मैं इतनी ज्यादा जानकारी मेरे को केस के फैक्ट्स के बारे में नहीं है, लेकिन जो जनरल प्रिंसिपल यही है कि जो अक्यूज्ड है, जो नेम्ड है एफआईआर के अंदर, वो उसके खिलाफ कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट्स निकाले हुए हैं, और जब तक नॉन बेलेबल वारंट्स कैंसिल नहीं करती कोर्ट जी, तो अरेस्ट लाजमी है, और आईओ को अरेस्ट करके कोर्ट के आगे पेश करना चाहिए था। और दूसरा, ये लाई डिटेक्टर टेस्ट है, ये कौन से क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर है, और ये कोई लाई डिटेक्टर टेस्ट कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है किसी भी चीज के अंदर जी। उनके वो जब एफआईआर में उनको उनका नाम है और वो अक्यूज्ड है, वन ऑफ द अक्यूज्ड, तो प्रॉपर कोर्स फॉर हर will be to file anticipatory bail application if she is apprehending arrest। अगर वो ना तो उन्होंने कोई anticipatory bail application फाइल करी है, और इस तरीके से कोर्ट ने ये लाई डिटेक्टर टेस्ट का परमिशन दे दी है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह के मेरे को तो कोई एग्जांपल नहीं मिला। तो अजय अग्रवाल जी, लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट तो बाकी 9 का भी होगा, वो भी हो सकता है, वो भी कह सकते हैं कि हम भी देना चाहते हैं, लेकिन कस्टडी के अंदर होगा ना। आप देखिए, ये जो लाई डिटेक्टर टेस्ट भी है, ये पुलिस कस्टडी के अंदर ही होता है। अब वो अक्यूज जो है वो फ्रीली घूम रहा है, वो कोर्ट भी जा रहा है इन स्पाइट ऑफ नॉन बेलेबल वारंट्स इन अ मर्डर केस। तो आप तो इसका तो इस बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बाकी कोर्टें हैं। लेकिन जो पुलिस की भूमिका आपको अब तक दिख रही है, उसमें आपको क्या लगता है आईओ की भूमिका वहां पर कैसी दिखाई आईओ की? देखिए, आईओ को कोई रेस्ट्रेंट किसी कोर्ट ने नहीं कर रखा, और आईओ को पूरी पावर होती है मुलजिम को अरेस्ट करने की, अक्यूज्ड जो है उसको अरेस्ट करने की। अब वो आईओ साहब क्यों नहीं उनको अरेस्ट कर रहे, ये तो इस बात का जवाब तो आईओ साहब ही देंगे। वरुण शर्मा जी, जो कि पीड़ित के वकील हैं, वो हमारे साथ हैं। वरुण, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, अगर मान लिया कि ठीक है वो लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट के लिए भी डिमांड पुलिस कर रही है, तो ये तो डिमांड पुलिस ने ही किया है, क्या अब तक डिमांड को, अपनी खुद की डिमांड को पूरी किया है पुलिस ने? लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट कराया उन्होंने। दूसरा कि ये पूरी कॉपरेट कर रही है महिला, ये जांच में पूरा सहयोग कर रही है, तो सहयोग कितना किया है, जांच में क्या निकल कर आया है, चार्जशीट आ गई? सर, सबसे पहले तो अभी तक लाई डिटेक्टर टेस्ट अभी नहीं हुआ है, उसके लिए इन्होंने शायद मधुबन में या कहीं और, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि हमें लाई डिटेक्टर टेस्ट से कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, होना चाहिए। अगर कराती है पुलिस, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जैसे अच्छा समझे वैसे तथ्यों को बाहर लेके आए। पर ये लाई डिटेक्टर टेस्ट पहले अरेस्ट करना चाहिए था। सवाल यहां खड़ा होता है कि कोर्ट से आप अरेस्ट वारंट इशू करा रहे हो, बिल्कुल को हर बार आप ये कह रहे हो कि जी हमें तो मिल नहीं रही, हमने बड़ी कोशिश लगा दी, पूरी फोर्स लगी हुई है, हमने वहां भी छापा मारा, वहां भी देखा, वहां जब आपको कहीं से नहीं मिली तो अचानक लाई डिटेक्टर टेस्ट की जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगानी थी, उस दिन कहां से मिल गई आपको, और उस दिन आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? और लाई डिटेक्टर टेस्ट की एप्लीकेशन लगाने के बाद आपने उसको जाने दिया, गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जबकि इस पूरे प्रकरण में आईओ के अलावा और भी पुलिस अधिकारियों तक आपने बात पहुंचाई है। आपने कहा कि काफी ऊपर तक आप लोगों ने अपनी जो अपील थी वो दी है, क्या वहां से आप लोगों को रिस्पांस मिला? आला अधिकारी क्या कह रहे हैं? सर, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। मेरे पास ये एप्लीकेशंस हैं, ये सारी एप्लीकेशंस हमने एसपी अंबाला को, डीजी हरियाणा को और निगम को, कमिश्नर रेंज अंबाला को, सब जगह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे हमने 2-2, 3-3 बार एप्लीकेशंस ना दी। पर अब हम इतने सालों की प्रैक्टिस में हमें आज ये पहला केस ऐसा नजर आया है जिसमें हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है, और ऐसा नया कि जो तौबा करा दे। रोकटे खड़े होते हैं। ये मर्डर की जब आप कहानी सुनेंगे, इतना हाईलाइटेड मैटर जिसके अंदर घर में घुस के साहब, आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके कहीं नजदीक, कहीं दूर की रिश्तेदारी में अगर कहीं ऐसा वाकया हुआ हो, तब हमें नींद नहीं आती कि इतना ब्रूटल, इतना खतरनाक, और लोग जाम लगा देते हैं, बुरा हाल के अभी अरेस्ट करो। छोटे से झगड़े के केस के अंदर भी पुलिस उसी वक्त अरेस्ट कर लेती है। इतना बड़ा मुकदमा। आप ये सोचिए कि जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है, वो लड़का आज भी पुलिस कस्टडी में है, उसको जान से मारने की धमकी है, और ये जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, अच्छे गैंगस्टर हैं ये, इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, और फिर भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही इनको।
हैरानगी की बात है साहब, हैरानगी वाकई की हैरानगी की बात है। मैं- और हम भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं, हमारे साथ पीड़ित के भाई भी हैं, हमारे सहयोगी अमन के साथ वो मौजूद है। उन्होंने भी कहा कि वो भी हैरान रह गए कि आईओ जो कहते हैं कि मुझे ये महिला नहीं मिल रही जिसके खिलाफ एफआईआर है, लेकिन वो उनके साथी दिखाई देती है। जैसा वरुण शर्मा कह रहे हैं जो पीड़ित के वकील हैं कि वो आईओ के साथ बकायदा गिरफ्तार हुए बिना कोर्ट तक पहुंच जाती है और कोर्ट के समक्ष ये बातें रखी जाती हैं कि दरअसल लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट की हम डिमांड करते हैं जो आज तक नहीं हुआ है। लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी अगर होगा तो वो पुलिस की कस्टडी में ही होगा। ये भी अपने आप में तर्क है, जैसा अजय अग्रवाल साहब ने, वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा। लेकिन समझ से परे है कि ये सारे तर्क अलग हैं और जो आईओ की भूमिका है और जो उनके तर्क हैं वो कुतर्क की श्रेणी में क्यों नहीं गिने जाएं। सवाल बहुत सारे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अंबाला पुलिस क्यों मेहरबान है रूबी सौदा पर, क्यों आखिर उसकी गिरफ्तारी नहीं, बाकी 9 लोगों की उसी मर्डर केस में गिरफ्तारी हो जाती है। अगर 90 दिन के अंदर आप चार्जशीट नहीं दाखिल करते हैं या फिर उसको क्लीन चिट नहीं मिलती है, एफआईआर नहीं होती है, ऐसे जो धाराएं हैं उनमें ये एक प्रक्रिया होती है, बाउंडेशन होती है, वो भी यहां पर नहीं पूरी की गई है। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। यहां पर एक छोटी सी रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे कि असल में कौन है रूबी सौदा, लेकिन उसके साथ साथ आप समझिए, यह रिपोर्ट हम आपको बाद में दिखाएंगे। इस खबर पर हम लगातार आगे भी बने रहेंगे क्योंकि हमारा यही सवाल है कि आखिर कौन है रूबी सौदा, क्या वजह है कि आखिर उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक बार फिर से अमन का रुख करते हैं। अमन, बहुत जल्दी से दीपक कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके मन में जो सवाल है वो सवाल आप जरूर यहां तक पहुंचाएं अपने दर्शकों तक। दीपक क्या कहना चाहेंगे, अधिकारी के पास आप जाते हैं, क्या जवाब मिलता है? तो मैं हर एक अधिकारी के पास गया, मैं कहीं एप्लीकेशन वगैरह नहीं है जिससे मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। सब मुझे कहते हैं आज काम बन जाएगा, कल काम बन जाएगा, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यहाँ तक कि मैं सेम विंडो में भी 2 बार एप्लीकेशन लगा चुका हूँ। सेम विंडो की मैंने इतना समझ लिया, सेम विंडो पे एप्लीकेशन डाल के इंसाफ मिलता है, लेकिन मैंने आज तो देख के मैं पूरे हाथ जोड़ चुका हूँ। प्रशासन से पूरा दिल उठ चुका है। ये पीड़ा है, पीड़ित के भाई की पीड़ा है, क्योंकि जिस महिला की गिरफ्तारी की वो लगातार उम्मीद लगाए बैठे थे उसको देखते हैं आईओ के साथ, लेकिन गिरफ्तारी के बजाय वहां पर कुछ अलग कुतर्क दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया अमन हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया वरुण शर्मा आपका, बहुत शुक्रिया अजय अग्रवाल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं कि दरअसल ये पूरा वाकया क्या है। एक महिला अपनी सदस्यता बचाने के लिए डिविजनल कमिश्नर के सामने तो आ जाती है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने वाले आईओ को नहीं मिलती है, और जब मिलती है तो वो कहते हैं कि असल में हम इसका लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट करेंगे, बाकी 9 को हमने गिरफ्तार कर लिया। ये अलग से जो वेटेज है ये क्यों मिल रहा, ये भी सवाल है। सुना आपने, इस शख्स का नाम दीपक है जिसको अपने भाई की हत्या के 1 साल बाद आज भी इंसाफ का इंतजार है। इंसाफ की उम्मीद लेकर ही दीपक अंबाला के डिविजनल कमिश्नर दफ्तर पहुंचा था। उम्मीद यही थी कि प्रशासन की ओर से उसके भाई की हत्या की आरोपी पार्षद रूबी सौदा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, लेकिन दीपक का पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ गया। एविडेंस बाकी रह गया, चीफ हुआ, मेरा क्रॉस बाकी रह गया। मैंने जज साहब के सामने भी बात करी है कि इन्होंने, निरंजन ने बिना जज को भी पर्दे में रख के रूबी सौदा को कोर्ट में प्रेजेंट किया था, जिससे जज साहब को इस बात का पता नहीं था कि उसके वारंट इशू निकल रखा है। तो मैंने जज साहब के सामने भी ये बात रखी, तो उन्होंने कोर्ट में निरंजन को बुलाया था जो मेरे केस में आईओ है। तो उसने अपनी कोई बात रखी होगी, उस बात का मुझे पता नहीं है। तो बस अब जब उसके वारंट इशू हो चुके हैं तो उसको अरेस्ट भी करो ना। आज मैंने अपनी आंखों से देखा, वो सरियाम घूम रही है, ऐसे घूम रही है जैसे कि उसका कुछ किया ही नहीं है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं हुआ। प्रशासन उसका फुल सपोर्ट कर रहा है। आज मैंने खुद देखा है, प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रहा है, कानून भी उसकी पूरी सपोर्ट कर रहा है। दरअसल पार्षद रूबी सौदा, जिस पर अंबाला के वार्ड 14 की जनता ने भरोसा जताया, सिर आंखों पर बिठाया और अपना कीमती वोट देकर पार्षद चुना, लेकिन लगता है कि कुर्सी की हनक मैडम को ऐसी चढ़ी कि अपने इलाके के ही युवक की हत्या मामले में नाम शामिल हो गया। 16 फरवरी 2021 की वारदात है जब अंबाला के गोवर्धन नगर इलाके में अरुण नाम के एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने पार्षद रूबी सौदा समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 9 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन एक मेरे एफआईआर में 10 बंदे मेरे एफआईआर में नाम है, जिसमें से 9 बंदे तो पुलिस ने पकड़ के उनको जेल के अंदर बंद कर रखा है, जिसमें से वार्ड नंबर 14 एचडीएफ की पार्षद है रूबी सौदा, जो अभी तक फरार चल रही है, 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो बस मेरी यही मांग है कि रूबी सौदा को अरेस्ट किया जाए। और मैं इस रूबी के चक्कर में कहीं ऊपर तक एप्लीकेशन दे चुका हूँ, मंत्री साहब से मिल चुका हूँ, चंडीगढ़ हेडक्वार्टर पुलिस वहाँ पे भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ, एसपी साहब से मिल चुका हूँ। मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। बल्कि आज तो मैं रेनू फुलिया जी से मिला, कमिश्नर हैं जो, वहाँ पर उसकी मीटिंग थी आज, तो मीटिंग में प्रेजेंट हुई। तो प्रेजेंट मैंने पुलिस को फ़ोन किया, अपने आईओ को फ़ोन किया, निरंजन है जिसका नाम, CI1 का।
उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं चक्का। फिर मैंने करमचंद जी को फ़ोन करा जो उनसे ऊपर है, उन्होंने कहा कि एसपी सर को फ़ोन कर, वो गिरफ्तार करेंगे। एसपी सर को फ़ोन की मैंने, एसपी सर ने मेरा फ़ोन नहीं करा। मैं कंट्रोल रूम से किसी का नंबर लिया कि पुलिस हेडक्वार्टर से किसी का नंबर मिल जाए, किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और जिस कारण जब उसका वारंट इशू हो चुका है तो उसको अरेस्ट करा जाए ना, जो अरेस्ट नहीं करा तो वारंट क्यों निकलवाया उसका। तो मेरी यही मांग है कि उसको अरेस्ट किया जाए, जो अरेस्ट नहीं करा तो वारंट कैंसिल करवा दो। साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी पार्षद रूबी सौदा की गिरफ्तारी नहीं कर पाई। अरुण के परिवार वालों ने अंबाला पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। इंसाफ की आस में अब हरियाणा से केस ट्रांसफर करने की गुहार लगाई जा रही है। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा।